नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें एक एक करके आपको कोविड-19 महामारी और सभी खबरों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस बीमारी से लड़ने में देश के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लॉकडाउन, राजस्थान के 2 भाजपा विधायकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के केस। जी हां दोस्तों, राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान भाजपा के 2 विधायकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले दर्ज हुए हैं। पहला मामला कोटा के महावीर नगर पुलिस थाने में रामगंज मंडी के भाजपा विधायक मदन दिलावर के खिलाफ दर्ज हुआ है। वहीं दूसरा मामला जयपुर के मानसरोवर थाने में सांगानेर के विधायक के अशोक लाहौटी के खिलाफ दर्ज हुआ है। एक विधायक को लॉकडाउन उल्लंघन का नोटिस दिया जा चुका है। मदन दिलावर के खिलाफ संजय यादव ने मामला दर्ज कराया और आरोप लगाया है कि उन्होंने 9 अप्रैल को एक वीडियो जारी कर एक समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणियां की और धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया। वहीं अशोक लाहौटी के खिलाफ जयपुर के रामचंद्र देवेंद्रना ने मामला दर्ज कराया है। लाहौटी पर भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। कहा गया है कि लाहौटी सोची समझी साजिश के तहत समाज में वैमनस्य फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। गौरतलब है कि लाहौटी ने पिछले दिनों क्वारंटाइन किए गए लोगों को महंगा भोजन कराने सहित कई तरह के आरोप लगाए थे। इससे पहले भाजपा के ही पुष्कर के विधायक सुरेश रावत को भी सरकार की ओर से लॉकडाउन के उल्लंघन का नोटिस दिया जा चुका है। रावत लॉकडाउन के दौरान बांटी जाने वाली राहत सामग्री के वितरण के समय मौके पर पहुंचे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने पीड़ित किसानों को 25-25 लाख का मुआवजा देने की मांग की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। श्री यादव ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण अन्नदाता बेहाल हैं। भाजपा कभी भी किसानों की हितैषी नहीं रही कि 2 माह पूर्व हुई अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से किसान उबर भी नहीं पाए कि आज रात में फिर से बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है। अतिवृष्टि ने गेहूं की फसल चौपट कर दी तथा आम के वृक्षों के बौर भी जड़ गए हैं। बिजली गिरने से लगभग 12 किसानों की मौत भी हुई है। उनके आश्रितों को 25-25 लाख रुपए प्रत्येक को आर्थिक सहायता तत्काल राज्य सरकार दे। श्री यादव ने कहा कि 2 माह पहले हुए नुकसान का भी पर्याप्त मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है। अतः इधर जो फसलों का नुकसान हुआ है और इसके पहले जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को फसलों के नुकसान का पर्याप्त मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। अधिकांश किसान पशुपालन भी करते हैं। लॉकडाउन के कारण पूरे प्रदेश में दूध की मांग में 50% तक की गिरावट आ गई है। इससे दूध के कारोबारियों, पशुपालकों और किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है। उनके लिए भी राहत पैकेज घोषित होना चाहिए। किसानों को फसल बीमा, सम्मान राशि आदि घोषणाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों ने आय दोगुनी होने की उम्मीद तो भाजपा सरकार में छोड़ ही दी है। उसकी बची खुची पूंजी भी लुट जाने से वह अब अन्नदाता के बजाय स्वयं अन्न के लिए तरसने वाला बन जाएगा। किसान को समर्थन मूल्य मिलने और लागत का ड्योढ़ा मूल्य मिलने की ऐसे में कैसे आशा की जा सकती है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने किसान की चिंता छोड़कर कॉरपोरेट घरानों को मदद देने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई उद्योगपतियों को राहत देने में लगी है, जबकि किसान बैंकों से सस्ते ब्याज पर कर्ज नहीं ले पा रहा है। गन्ना किसान का बकाया भुगतान भी नहीं हुआ, उल्टे कई जगहों पर तो उसे कर्ज वसूली की नोटिस दी जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट से उबरने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पंजीकृत 12 लाख निर्माण श्रमिकों को 2000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। राज्य के श्रम मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने यह जानकारी दी। ये राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमण के शुक्रवार को 118 नए मामले आने के साथ ही राज्य में अभी तक 3320 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि 20 अप्रैल से कुछ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होंगी, लेकिन यह कोरोना वायरस रोकथाम उन्मूलन के लिए तय नियमों के पालन के आधार पर होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी संकट, महाराष्ट्र में मजदूरों को कोरोना लॉकडाउन में सशर्त गांव लौटने की मंजूरी। जी हां दोस्तों,
महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच चीनी मिल के 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गांव लौटने की इजाजत देने का फैसला किया है, लेकिन पहले उनकी कोरोना की जांच कराई जाएगी। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने यह जानकारी दी। मंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि 1.31 लाख चीनी मिल मजदूर राज्य में 38 चीनी मिलों के परिसरों में बने अस्थायी आवास में रह रहे हैं, जबकि कई अन्य मजदूर दूसरे स्थानों में फंसे हुए हैं। हालांकि इन प्रवासी मजदूरों को अपने गांव लौटने की इजाजत देने से एक जिले से दूसरे जिले में भारी संख्या में लोगों की आवाजाही होगी। मिल मालिकों को जांच करानी होगी। मुंडे ने ट्वीट में कहा कि चीनी मिलों में काम करने वाले मेरे भाइयों, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आप अब अपने गांव लौट सकते हैं। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले से बीड़ और अहमदनगर के मजदूरों को फायदा होगा, जो पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्य के अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं। बयान में कहा गया है कि चीनी मिल के मालिकों को इन मजदूरों और उनके परिजनों की जांच करानी होगी। थोराट ने मुंबई में प्रवासियों की भीड़ के मामले में राजनीतिक साजिश का अंदेशा जताया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य में राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने शुक्रवार को संकेत दिया कि 14 अप्रैल को मुंबई में बांद्रा स्टेशन के पास प्रवासी श्रमिकों का एकत्र होना राजनीतिक साजिश हो सकती है। थोराट ने कहा कि भीड़ एकत्र होने के तुरंत बाद ट्विटर पर उद्धव रिजाइन और प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोजिशन जैसे हैशटैग छाए हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से 10 साल पीछे जाएगा भारत, करोड़ों लोग होंगे गरीब। जी हां दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और अधिकांश देशों में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से विश्व के साथ ही भारत पर भी भयंकर आर्थिक मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में यूएन की जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे देश की परेशानी और बढ़ सकती है। लॉकडाउन से जूझते हुए देश को आर्थिक मंदी से बचाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि इस कोशिश के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का बुरा प्रभाव पड़ना तय है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से करीब 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों की पूरी तरह रुक जाना बताया गया है। यूएन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन हुआ है, उस पर हाल ही में एक विश्लेषण किया है। इसी आधार पर आशंका जताई गई है कि भारत में 104 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा से अधिक लोग विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे, जिसका सीधा अर्थ हुआ कि वो बेहद गरीबी में जीने को मजबूर होंगे। यूएन के मुताबिक जो लोग रोज 245 रुपए से कम कमाते हैं, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। भारत में करीब 60% आबादी यानी 81 करोड़ 12 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या 90 करोड़ के आंकड़ों को पार कर जाएगी। शोध में इसका कारण कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालात को बताया गया है। जो 60% भारतीय अभी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, यह बढ़कर 68% तक पहुंच सकते हैं। बता दें कि एक दशक पहले भारत की यही स्थिति थी, लेकिन सरकार के प्रयासों के बाद गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गरीबी कम करने के लिए सरकार के वर्षों के प्रयासों को महज इन कुछ महीनों ने गहरा धक्का पहुंचाया है। बता दें कि विश्व बैंक देशों को 4 व्यापक आय श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जिसके आधार पर उन्हें 3 गरीबी रेखा के बीच बांटा जाता है। भारत निम्न मध्य आय वर्ग श्रेणी वाले देश में आता है। ऐसा देश जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक सकल राष्ट्रीय आय 78,438 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के बीच है। उन देशों में प्रतिदिन 245 रुपए से कम कमाने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, शिवराज में राहत के नाम पर धांधली, 10 किलो आटे के पैकेट में निकल रहा 7 किलो आटा। जी हां दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन के बीच इस समय सबसे ज्यादा किसी को परेशानी हो रही है तो वो गरीब दिहाड़ी मजदूर हैं। ऐसे में सरकार भी कोशिश में लगी है कि ऐसे लोगों तक सबसे पहले सहायता के नाम पर राशन और जरूरी चीजें पहुंचाई जाए। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी ऐसे ही कोशिश कर रही है, जो वाकई में सराहनीय है। लेकिन इन सबके बीच घोटालों के आदी हो चुके कुछ नेता अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां शिवराज सरकार द्वारा दिए गए आटे में गड़बड़ी का मामला सामने आया है।
दरअसल कोरोना वायरस महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य सरकार ने 10 किलो आटा देने की शुरुआत की है। इस योजना के लिए नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग 10 किलो के पैकेट तैयार कर रहा है, लेकिन इस योजना की आड़ में कुछ लोग नाम के साथ अपने राशन भी कमा रहे हैं। वो ऐसे कि ग्वालियर में इन पैकेट में 3 किलो तक आटा कम निकलने की शिकायत मिल रही है। पैकेट में कम आटा होने की पहली शिकायत नई सड़क पर स्थित एक राशन की दुकान से मिली। जब एक व्यक्ति ने वजन कराया तो वह 8.85 किलो निकला। इसके बाद दुकान पर खड़े अन्य लोगों ने भी आपत्ति जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच कोटा में फंसे बच्चों को वापस नहीं लाएंगे नीतीश कुमार, कहा ये गरीब मजदूरों संग नाइंसाफी करने जैसा। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्थान के कोटा में कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को राज्य वापस लाने से मना कर दिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार के बच्चों को अगर हम वापस लाने के लिए बसें भेजेंगे तो ऐसा करने से देश के अन्य हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों के साथ नाइंसाफी करना होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि कोटा में फंसे बच्चों को कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान वापस नहीं लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोटा में रहकर पढ़ने वाले बच्चे संपन्न परिवार से आते हैं। कई बच्चों के तो माता पिता भी उनके साथ वहीं रहते हैं। ऐसे में उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोटा में फंसे बच्चों को बिहार वापस लाना चाहिए तो ऐसे में अपने परिवार से दूर राज्य से बाहर रह रहे गरीब लोगों को भी उनके परिवार के पास लाकर छोड़ना चाहिए। किसी को लॉकडाउन के दौरान बुलाना नाइंसाफी है। आपको बता दें कि यूपी सरकार राजस्थान में फंसे छात्रों को वहां से निकालने के लिए बसें भेज चुकी है। खबरों के अनुसार कोटा से बच्चों को वापस लाने के लिए यूपी सरकार ने 300 बसें भेजी हैं। इसी मामले पर नीतीश कुमार ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि राजस्थान सरकार लॉकडाउन में कोटा से बसें ना निकलने दे। उन्होंने कहा था कि बस भेजने का फैसला पूरी तरह से लॉकडाउन का माहौल उड़ाने वाला फैसला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रेन से कोलकाता से दर्जन भर यात्री आए रांची, स्टेशन पर उतर आराम से चलते बने। जी हां दोस्तों, कोलकाता से रांची आ रहे 2 बोगी की विशेष पार्सल ट्रेन में दर्जन भर यात्री रांची रेल मंडल में प्रवेश कर गए। आश्चर्य यह है कि इन यात्रियों के आने की भनक किसी भी पदाधिकारी को नहीं लगी। यात्री बड़े ही आराम से हटिया और आसपास के स्टेशनों पर उतर गए। हालांकि रेलवे प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। लॉकडाउन की उड़ी जमकर धज्जियां। CPRO रांची रेल मंडल नीरज कुमार के अनुसार ट्रेन में जो भी आए हैं वे सभी रेल कर्मी हैं। सामान को उतारने के बाद वे वापस ट्रेन से चले गए, जबकि पार्सल बोगी में बैठने वालों की संख्या अधिक थी। ऐसे में शारीरिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा गया। लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। यात्रियों की नहीं हुई स्क्रीनिंग। जानकारी के मुताबिक पार्सल बोगी में रेल कर्मियों द्वारा बड़ी लापरवाही बरती गई। चलती ट्रेन में खाना बनाने के लिए स्टोव का इस्तेमाल किया गया। यह सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी लापरवाही है। ट्रेन गुरुवार की शाम 6 बजे हावड़ा से हटिया के लिए खुली थी और शुक्रवार को दोपहर 3 बजे हटिया पहुंची। इस दौरान बोगियों से दर्जनों यात्री बैग लेकर निकले और स्टेशन से बाहर चले गए। इस दौरान यात्रियों की ना तो स्क्रीनिंग हुई और ना ही यह पूछा गया कि कहां से आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ट्रेन से आए लोग हरमू, कोकर, खेलगांव, रातू रोड इलाके में गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। रेलवे के अधिकारी से आधिकारिक पुष्टि के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामले पर कांग्रेस का तंज, शिवराज लाए कोरोना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर निशाना साधा है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि राज्य में शिवराज का पहला मकसद उनकी सरकार को गिराना था और इसीलिए देश में लॉकडाउन को सही समय पर लागू नहीं किया गया। इस बीच मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 152 नए मामले मिले, जिनमें से 110 मामले दिल्ली भेजी गई। जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए। इसे मिलाकर इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 696 हो गई, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। इस बीमारी से इंदौर में अब तक 37 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में यदि शिवराज का कांग्रेस सरकार गिराने का मिशन नहीं होता तो लॉकडाउन पहले ही लागू हो जाता और संक्रमण नहीं फैलता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन के बीच राहुल गांधी ने ट्रकों में भरकर अमेठी भेजा खाना और दूसरे जरूरी सामान। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई ट्रक भरकर अनाज और अन्य जरूरी सामान अमेठी के लोगों की मदद के लिए भेजा है। यह बात कांग्रेस के अमेठी जिलाध्यक्ष ने बताई है। कांग्रेस के अमेठी जिले के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच अमेठी के पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 5 ट्रक भरकर चावल और गेहूं भेजा है। इसके अलावा उन्होंने 1 ट्रक भरकर दालें, कुकिंग ऑयल, मसाले और अन्य जरूरी सामान लोगों के बीच बांटने के लिए दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के शासन वाले राज्य कोरोना वायरस महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक अस्पताल से जुड़ी खबर शेयर करते हुए गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी कोविड-19 का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।